हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक धमाकेदार फैंटेसी मूवी लेकर, जिसका नाम है द लास्ट वॉरियर रोड ऑफ इवल। इस मूवी का पहला पार्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम इवान को कुछ सिपाहियों के साथ देखते हैं जो जंगल में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल इस जंगल में एक क्रीचर है जिसने कुछ हफ्तों से पास के गाँव में आतंक मचा रखा है। तभी वहाँ एक आदमी आकर सेनापति फैल्कन को बताता है कि आप जिस क्रीचर को ढूंढ रहे हैं वो उस तरफ गया है। तो वो लोग उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई फुटबॉल जैसी चीज उन पर हमला कर देती है। दरअसल ये वही क्रीचर होता है। इसके नीचे का धड़ नहीं होता, मगर ये फिर भी बहुत ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर होता है। वो कुछ ही मिनटों में उन सबको धूल चटा देता है, मगर सेनापति फाल्कन उसे किसी तरह अपने थैले में डाल लेता है और उसे लेकर राज्य में आ जाता है। वहीं राज्य में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। तो वो बच्ची एक औरत की टोकरी से एक सेब चुरा कर भाग जाती है। तभी उस बच्ची को जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है। तो वो बच्ची उस रोशनी के पास आ जाती है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत फूल होता है जिसे वो बच्ची तोड़ने लगती है। तभी उसे कांटा चुभ जाता है। तब तक वो औरत भी उसके पास आ जाती है जिसकी टोकरी से उस बच्ची ने वो सेब चुराया था। वो औरत भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसके साथ भी वो फूल ऐसा ही करता है। फिर वो औरत उस बच्ची को लेकर अपने साथ घर आ जाती है। घर आते ही उस बच्ची की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो औरत उसे लेकर उस चुड़ैल के पास आ जाती है जिसने पार्ट 1 में राज्य बचाने में इवान की मदद की थी। वो चुड़ैल उस बच्ची को देखते ही समझ जाती है कि इसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो चुड़ैल उस औरत से कहती है कि इस बच्ची को मार दो, इस पर काली ताकतों ने अपना कब्जा कर लिया है। मगर उस औरत को उस चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उस बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला करती है। फिर हम इवान को देखते हैं जिसने इस दुनिया में भी अपनी जरूरत का सारा सामान रखा होता है जो वो लंदन में यूज करता था, जैसे टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन। और इन सब चीजों को चलाने के लिए इवान ने बाहर एक जनरेटर रखा होता है। मगर राज्य के सिपाही उस जनरेटर को एक क्रीचर समझकर उस पर भाले से हमला कर देते हैं। इवान का ये दूसरा जनरेटर होता है जो सिपाहियों ने खराब कर दिया है, इसीलिए इवान उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो लिसा इवान को आकर शांत करती है और इवान से कहती है कि हमें इन सब की जरूरत नहीं है। इस पर इवान लिसा से कहता है कि मैं तुम्हें इन चीजों की आदत डाल रहा हूँ ताकि जब हम शादी कर लंदन वापस जाए तो तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो। ये सुनकर लिसा इवान से कहती है कि मैं अपनी जादुई दुनिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इवान लिसा को मनाने के लिए उसे एक लिपस्टिक देता है, मगर लिसा उसे चॉकलेट समझकर खा लेती है। ये देखकर इवान परेशान हो जाता है। इवान फिर से उस जादुई तलवार से पोर्टल खोलकर दोबारा लंदन में आ जाता है और वहाँ से ढेर सारा सामान खरीद कर वापस उस जादुई दुनिया में आ जाता है। बाजार में हम मॉरमैन को भी देखते हैं जो अब आम लोगों की तरह मछली बेच रहा होता है। इवान यहाँ के भोले भाले लोगों को टॉयलेट पेपर बेचकर उनसे सोना हड़पता है। तभी वहाँ इवान के पिता राजा एली आते हैं। वो इवान को कहते हैं कि क्या कल होने वाले टूर्नामेंट में तुम भाग लोगे। इस पर इवान अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ, इसीलिए मैं किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं लूंगा। इस पर राजा इवान से कहते हैं कि तुम घबराओ मत, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे राज्य में तुम्हारी बहादुरी के चर्चे होंगे। तभी लिसा इवान को आकर बताती है कि फाल्कन ने एक राक्षस को पकड़ा है, तो चलो उसे चलकर देखते हैं। फाल्कन लिसा के सामने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता रहता है। दरअसल वो लिसा को पसंद करता है। इवान फाल्कन से कहता है कि मैं इस राक्षस को जानता हूँ, वो एक लड़की है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं, इसे छोड़ दो। फिर हम उस बच्ची और उस औरत को देखते हैं जिन्हें कोई आवाज अपने पास बुलाती है और ये दोनों उस फूल वाली जगह पर आ जाते हैं। तभी कुछ जादुई बेलें इन दोनों को जकड़ लेती हैं और पूरी तरह से शैतान के बस में कर देती हैं। शैतान इन दोनों को नया रूप देकर वो जादुई तलवार लाने को कहता है। उधर राज्य में टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और सभी योद्धा अपनी अपनी सलाहियत दिखाकर राजा और प्रजा का मनोरंजन कर रहे होते हैं। फाल्कन यहाँ एक खतरनाक टास्क को पूरा करता है और इवान को चैलेंज देता है। दरअसल फाल्कन इवान को लिसा के सामने नीचा दिखाना चाहता है। इवान भी फाल्कन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से अपनी जादुई तलवार के पास आ जाता है, मगर अब वो तलवार ठीक से काम नहीं कर रही होती। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा जादूगर आ जाता है जो इवान को जादुई दुनिया में लाया था। इवान उसे बताता है कि ये तलवार पहले की तरह काम नहीं कर रही है। तो वो जादूगर इवान से कहता है कि इस तलवार का जादू खत्म हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि राज्य पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सुनकर इवान वहाँ से जाने लगता है। तो लिसा इवान को कंपटीशन में भाग लेने से मना करती है, मगर इवान उसकी बात नहीं सुनता और वो बिना तलवार के ही चला जाता है। इवान किसी तरह उस टास्क को पूरा कर लेता है और बहुत खुश होता है। मगर तभी हवा में उड़ते हुए वहाँ पर दो जादूगरनियां पहुंच जाती हैं। ये दोनों वही बच्ची और औरत हैं जिन्हें शैतान ने यहाँ पर भेजा है, जिनमें से एक का नाम गलीना है और दूसरी का नाम बारबरा। गलीना राजा के सिपाहियों पर अपने जादू से वार करती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे बहुत ही अजीब तरीके से हो जाते हैं और वो अपने ही राजा के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। गलीना बारबरा से कहती है कि वो तलवार ऊपर मीनार में रखी है। ये सुनते ही बारबरा एक उल्लू बनकर उस तलवार को लेने चली जाती है। वहीं लिसा, फाल्कन और वो चुड़ैल उन सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और वो बूढ़ा जादूगर गलीना के जादू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक बारबरा उस तलवार को लेकर वहाँ से भागने
भागने लगती है तो इवान उसे देख लेता है। इवान अपना मोबाइल उसे फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो तलवार नीचे गिर जाती है। इवान उस तलवार को उठाकर अपने पिता को दे देता है तो राजा इलिया देखता है कि तलवार अब पहले जैसा काम नहीं कर रही है। दरअसल इवान ने उस तलवार से बार बार अपनी दुनिया का पोर्टल खोलकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी है। राजा इलिया इवान से उस तलवार को कहीं दूर ले जाने को कहता है। साथ ही इवान के साथ लिसा, फैल्कन और उस चुड़ैल को भी जाने को कहता है। इवान अपने साथ उस सर को भी ले लेता है और वहां से निकल जाता है। गलीना उस बड़े जादूगर को अपनी जादुई बेल से बांध देती है और बरबरा और कुछ सिपाहियों को इवान का पीछा करने को भेजती है। इवान अपने साथियों के साथ एक नदी के किनारे आ जाता है तो वो चुड़ैल अपनी जादुई झोपड़ी को वहां पर बुलाती है। वो झोपड़ी उस नदी में बहुत तेजी से भाग रही होती है तो उन सिपाहियों को लगता है कि इवान और उसके साथी इस झोपड़ी में बैठकर वहां से भाग गए हैं, लेकिन असल में ये चुड़ैल का एक प्लान था। वो उन सबको लेकर एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिपी होती है। यहाँ इवान उस चुड़ैल से पूछता है कि वो कौन है और इस तलवार के पीछे क्यों पड़े हैं। वो चुड़ैल जवाब देती है कि वो शैतान जाग गया है जिसकी ये तलवार है, और कहती है कि आज से हजारों साल पहले इस देश में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। वो जिस चीज को भी छू लेता था उसमें जान डाल देता था, मगर एक बार उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा हो रहा है और वो भी मर सकता है। इसीलिए उस जादूगर ने अमर होने का फैसला किया। उसने ये तलवार बनाई और अमावस की रात एक जादुई नगीना उस तलवार पे लगाते ही वो जादूगर हमेशा के लिए अमर हो जाता। मगर उसके शागिर्द कोश्चे को ये बात पता चल गई और उसने अपने उस्ताद को धोखा देने का फैसला किया। उसने खुद अमर होने के लिए काली ताकतों से समझौता कर उस जादूगर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक कर उसे मार दिया। वो जादूगर हजारों सालों से वहां दफन है और अब वो जाग गया है। तभी वहां मोरमैन आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमें मौत की घाटी जाना होगा। उस जादूगर को कैसे खत्म करना है ये हमें वहीं पता चलेगा। और फिर ये सब मौत की घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बरबरा और गलीना उस जादुई झोपड़ी को पकड़ लेती हैं, मगर उसके अंदर कोई नहीं मिलता तो गलीना उसे जलाने का हुक्म दे देती है। बरबरा उस झोपड़ी को जलाने लगती है, मगर तभी वहां पर एक और झोपड़ी आकर उसे बचा लेती है और फिर ये दोनों झोपड़ी वहां से भाग जाती हैं। वहीं इवान अपने साथियों के साथ एक टापू के ऊपर आ जाता है। उस टापू पर दो बहुत बड़े बड़े लोहे के रिंग होते हैं जो किसी से भी उठाए नहीं जा रहे होते। तो वो चुड़ैल अपनी थैली से जादुई गोली निकालकर खा लेती है। इवान उसे ऐसा करते देख लेता है। चुड़ैल वो गोली खाते ही बहुत ताकतवर हो जाती है और फिर वो उन दोनों रिंग को जोर से खींचती है, जिसकी वजह से पानी से एक बहुत बड़ी वेल मछली बाहर निकलती है। और यहाँ इवान और लिसा को पता चलता है कि वो जिस जगह पर खड़े थे वो कोई टापू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वेल थी। फिर वो वेल उन सबको लेकर हवा में उड़ने लगती है। वहीं बरबरा उस शैतान को आकर बताती है कि वो हमारे हाथों से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वो बरबरा को बेलों से जकड़ लेता है, मगर गलीना के कहने पर वो शैतान बरबरा को एक और मौका देता है। उधर इवान और उसके साथ एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हम इवान के हाथ में उसी चुड़ैल की जादुई गोलियों की थैली को देखते हैं जिसे इवान ने चुड़ैल से चुरा लिया है। इवान उन गोलियों में से कुछ गोलियां खा लेता है, जिसे खाते ही इवान भी बहुत ताकतवर हो जाता है। इवान वहां पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर दूर फेंक देता है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इवान उन्हें कहता है कि अब मेरी ताकत वापस आ चुकी है और अब मैं राजा बनने के काबिल हो चुका हूँ। फिर ये लोग कई दिन का सफर करने के बाद एक बोलने वाले पहाड़ के पास आते हैं। वो पहाड़ इन सबको वार्निंग देता है। वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबके सब मारे जाओगे। इवान उस पहाड़ से कहता है कि हमें एक आदमी की तलाश है जिसका नाम कोश्चे है। इस पर वो पहाड़ी इवान से कहता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। इवान उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके तीनों सवालों का सही जवाब दे देता है। तो वो पहाड़ इवान को एक चमकीला फूल देता है और इवान से कहता है कि इससे आगे सिर्फ तुम ही जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुमने ही मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। इवान उस फूल को लेकर अकेला ही उसके अंदर चला जाता है। वहां जाते ही इवान एक बहुत गहरी खाई में गिर जाता है और वो मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ इवान को उसके पिता मिलते हैं। इवान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने पिता से पूछता है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो राजा इलिया इवान को बताते हैं कि अब मैं मर चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इवान के जाने के बाद राजा इलिया को उस शैतान ने मार दिया था। इवान अपने पिता को बताता है कि मैं इस फूल की मदद से एक आदमी को दोबारा जिंदा करके वापस ले जा सकता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। मगर राजा इवान को मना कर देता है। वो इवान से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें एक महान राजा बनना है और अपने लोगों की रक्षा करनी है। इसीलिए तुम्हें अपना राज्य बचाने के लिए मेरी नहीं बल्कि कोश्चे की जरूरत है। और राजा वो फूल कोश्चे को देकर इवान के साथ भेज देता है। इससे पहले कि इवान कुछ कर पाता, वो पहाड़ इवान और कोश्चे को बाहर फेंक देता है। इवान अपने पिता को वापस लाने के लिए उस पहाड़ से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, बस मुझे एक बार अंदर जाने दो। मगर वो पहाड़ कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर इवान फूट फूट कर रोने लगता है। तो लिसा उसे आकर हिम्मत देती है। उधर गलीना अपने जादू से बहुत सारे चमगादड़ बनाकर इवान और उसके साथियों को ढूंढने भेजती है।
वही वो चुड़ैल कोस्चे से पूछती है कि हमें बताओ उस शैतान को कैसे हरा सकते हैं, मगर कोस्चे को अब कुछ भी याद नहीं होता। तो वो चुड़ैल जोर से कोस्चे के सर पर मारती है, जिससे कोस्चे को कुछ बातें याद आ जाती है। वो उन्हें बताता है कि उस जादूगर को मारने का एक ही तरीका है कि जिस पत्थर से मैंने उसे मारा था उस पत्थर के टुकड़े कर दिए जाए, वो भी उसी जादूगर की तलवार से। इस पर लिसा उन्हें कहती है कि वो तलवार तो इस वक्त इवान के पास है। इवान उन्हें बताता है कि इस वक्त तलवार का जादू खत्म हो गया है, अब ये पहले की तरह काम नहीं कर रही है। ये सुनकर वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं, मगर चुड़ैल उन्हें कहती है कि हम राज्य जाके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और फिर ये सब आगे बढ़ने लगते हैं। आगे रास्ते में इनके एक नदी होती है, तो इवान एक बार फिर से उस चुड़ैल की गोलियां खा लेता है और एक बहुत बड़े पेड़ को गिराकर इन सब के लिए रास्ता बनाता है। इवान की जबरदस्त ताकत देखकर वो सब लोग काफी इंप्रेस होते हैं। इवान उन सबसे अकेला होकर उस तलवार से एक पेड़ काटने की कोशिश करता है, मगर तलवार अब भी काम नहीं कर रही होती। ये देखकर इवान उस तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देता है और अचानक उस तलवार की शक्ति वापस आ जाती है। इवान चेक करने के लिए दोबारा पेड़ पर मारता है और इस बार तलवार एक बार में उस पेड़ को काट देती है। इवान ये बात आकर उन सबको बताता है, तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ इवान अब बची हुई गोलियां भी खा लेता है और एक बड़े से पत्थर को उठाकर उसके नीचे तलवार रख देता है, और फिर ये सब आराम करने लगते हैं। फैल्कन इन सब का पहरा दे रहा होता है, तभी एक तीर आकर फैल्कन के सीने में लगता है। वो तीर बरबरा ने चलाया होता है। फैल्कन की चीख से वो सब जाग जाते हैं। इवान अपनी तलवार उस पत्थर के नीचे से निकालने लगता है, मगर उन गोलियों का असर होने के कारण इवान उस पत्थर को हिला भी नहीं पाता। तो इवान उस थैली को देखता है और अब वो भी खाली होती है। वो चुड़ैल अपनी थैली को इवान के पास देखकर इवान पर बहुत गुस्सा होती है, और यहाँ इन सबको पता चल जाता है कि इवान ने अब तक जितने भी ताकत वाले काम किए थे वो इन जादुई गोलियों की मदद से किए थे। बरबरा और उसके सिपाही इन पर भारी पड़ने लगते हैं, तो ये सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, और बरबरा भी इन्हें जाने देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो तलवार यही है। बरबरा अपने सिपाहियों की मदद से उस पत्थर को उठाकर उसके नीचे से तलवार निकाल लेती है और वहाँ से जाने लगती है। दरअसल बरबरा का इरादा कुछ और होता है। वो उस तलवार की मदद से खुद को अमर करना चाहती है, इसीलिए बरबरा वो तलवार लेकर गलीना के पास नहीं बल्कि कहीं और जाने लगती है। मगर गलीना अपने जादुई पोर्टल में ये सब देख रही होती है। वहीं इवान की हरकत से इवान पर वो सब लोग काफी नाराज होते हैं, क्योंकि इवान की बेवकूफी की वजह से वो तलवार इनके हाथों से चली गई है, और इसीलिए वो इवान को अकेला ही जंगल में छोड़कर वहाँ से राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। इवान के साथ वो सर भी रुक जाता है, और फिर इवान और वो सर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इवान ने वो तलवार रखी थी। यहाँ इवान को तलवार की मयान मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बरबरा पर गलीना हमला कर देती है, जिसकी वजह से बरबरा से तलवार छूटकर जंगल में गिर जाती है। गलीना और बरबरा भी लड़ते हुए जंगल में आ जाती हैं। गलीना बरबरा से कहती है कि तुमने उसे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। इस पर बरबरा कहती है कि तुम उस शैतान की गुलामी करो, मैं नहीं करूंगी। ये सुनकर गलीना बरबरा को भी बाकी सैनिकों जैसा बना देती है। फिर हम उस फीमेल राक्षसनी को देखते हैं जो जंगल से गुजर रही होती है, तो रास्ते में उसे वो तलवार मिल जाती है। वो उस तलवार को अपने पास रख लेती है और आगे बढ़ने लगती है। आगे चलने के बाद उसे इवान मिल जाता है। इवान उसे फुसलाकर वो तलवार उससे ले लेता है और फिर उस सर और उस राक्षस को लेकर अपने राज्य में लौट आता है। यहाँ इवान आकर देखता है कि पूरा राज्य उस जादूगर के वश में हो चुका है। इवान और उस सर उन सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। इवान को लड़ते देख लिसा और कोस्चे भी इवान की मदद करते हैं। इवान अपनी तलवार से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है, मगर उसका कोई भी असर नहीं होता। तो इवान कोस्चे से पूछता है कि क्या ये वो पत्थर नहीं है। कोस्चे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी एक सिपाही कोस्चे की गर्दन उड़ा देता है। तो इवान कोस्चे के सर से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो पत्थर कहाँ पर है। तो कोस्चे उसे एक इशारा करता है। इवान उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। तभी कोस्चे को याद आता है कि उस पत्थर में जादूगर की जान नहीं बल्कि उस पत्थर ने जादूगर को कैद कर रखा है। मगर इससे पहले कि वो ये बात इवान को बताता, इवान उस पत्थर को काट देता है और वो जादूगर आजाद हो जाता है। वो जादूगर इवान पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है और इवान को मारने वाला ही होता है। तभी कोस्चे बीच में आ जाता है और उस जादूगर से कहता है कि इन सबको छोड़ दो, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैंने अमर होने के लालच में तुम्हें मार दिया था, लेकिन मुझे पता चल गया है कि अमर होना कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। मगर वो जादूगर कोस्चे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो कोस्चे को जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये देखकर वो सब लोग एक साथ मिलकर उस जादूगर पर हमला करते हैं, मगर वो जादूगर बहुत ताकतवर होता है। वो उन सबको अपनी जड़ों में बांधकर जमीन के अंदर गाड़ने लगता है। इवान सबको बचाने की बहुत कोशिश करता है और उस जादूगर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है। तो वो जादूगर इवान को भी अपनी जड़ों में जकड़ लेता है। तभी इवान को एक विजन दिखाई देता है जिसमें इवान के पिता इवान को बताते हैं कि हमारी जमीन हमें ताकत देती है और उस जादूगर को भी इस जमीन से ही ताकत मिल रही है। अगर तुम्हें उससे जीतना है तो तुम्हें उसे जमीन से अलग करना होगा। फिर इवान प्रेजेंट में आ जाता है और इवान को जमीन से पावर मिलना शुरू हो जाती है। इवान उस जादूगर की जड़ों को तोड़कर खड़ा हो जाता है और उस जादूगर को जमीन से उखाड़ देता है। तो वो जादूगर
जादूगर दोबारा जमीन के अंदर जुड़ जाता है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि इस जमीन पर उस जादूगर को हराना नामुमकिन है, इसीलिए इवान पोर्टल खोलकर उसे अपनी दुनिया में ले आता है। वो जादूगर जमीन को खोदकर अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर यहाँ की जमीन बहुत सख्त होती है। इवान उसे कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जहाँ तुम कहीं भी घुस जाओ, ये मेरी दुनिया है। यहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनके नीचे बेसमेंट है। वो जादूगर वहाँ से बेसमेंट में आ जाता है, मगर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो इवान से कहता है कि मैं दोबारा लौटूंगा और इस बार मैं उस दुनिया के साथ साथ तुम्हारी दुनिया को भी खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो जादूगर मर जाता है। उसके मरते ही इवान के साथी भी जमीन से बाहर आ जाते हैं। इवान भी पोर्टल खोलकर दोबारा जादुई दुनिया में आ जाता है और वो बूढ़ा जादूगर जमीन के ऊपर अपनी लाठी मारता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी पूरे राज्य में फैल जाती है और सारे सिपाही भी उस जादूगर के जादू से आजाद हो जाते हैं। यहाँ गलेना इवान से कहती है कि इसे हमारी हार मत मानना, हम फिर से आएंगे और तुम्हारी दुनिया पर राज करेंगे। ये कहकर गलेना वहाँ से चली जाती है और अब इवान के पिता के मरने के बाद इवान को नया राजा बना दिया जाता है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।